अगर कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, अगर उसकी कठिन तपस्या करता है, तो यूनिवर्स भी, ईश्वर भी और सारी कायनात उसके साथ हो जाती है उसको अचीव कराने के लिए। बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप तपस्या करेंगे, तो भगवान खुद सामने आ जाते हैं आपको आपका फल देने के लिए। इसी तरह की एक मैं स्टोरी, एक कथा, एक पुरानी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बच्चों को सारी फैसिलिटी दी जा रही है, पर इस बच्चे की कहानी सुनाऊंगा मैं। ये गरीब समय में, गरीब ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ। गरीबी होने के बावजूद ब्रिटिश शासन भी था। गरीब होना, ब्रिटिश शासन होना, सारी चीजें विपरीत होने के बावजूद भी उसने वो सब अचीव किया जो नॉर्मल आदमी कभी जिंदगी में अचीव नहीं कर सकता। कारण सिर्फ इतना था कि उसकी दिलचस्पी थी और वो अपना 100% देता था। अगर आप 100% देंगे, किसी भी चीज में 100% देंगे, आपका गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। तो मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कथा सुनाने जा रहा हूं, जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, वो किसी और की नहीं, हमारे देश के हीरे की है, जिसका नाम था रामानुजन। रामानुजन हमारा ही एक गणितज्ञ था जिसको हम भूल गए, हम उसको याद भी नहीं करते। हालांकि पूरा विश्व उसको याद करता है, उसको अभी भी याद करता है। उस पर एक हॉलीवुड में स्टोरी बनी है। हमारा एक गणितज्ञ था जिसका जन्म साउथ में हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था, जिसको पूरा विश्व याद करता है। हॉलीवुड ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, एक मूवी बनाई, बट हम लोगों ने उसको कहीं ना कहीं भुला दिया। 1887 में इरोड के पास कुंभकोणम नाम के कस्बे में उसका जन्म हुआ और 26 अप्रैल 1920 में उसकी मृत्यु हो गई। अब यहां से कहानी शुरू होती है। इस 33 साल की अवधि में उसने वो सब कुछ कर दिया, वो सब थ्योरम्स लिख दी। 4000 थ्योरम्स के आसपास, 4000 फॉर्मूलास के आसपास उसने लिख दिए, जिनका अभी भी इंटरप्रिटेशन हो नहीं पाया है। लोग उसको अभी भी सर्च कर रहे हैं, पर कर नहीं पाए क्योंकि उसकी बहुत अल्प समय में ही मृत्यु हो गई थी। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिताजी एक क्लर्क थे साड़ी की दुकान में। जब उन्होंने एक ज्योतिषाचार्य को उसकी कुंडली दिखाई, तो कुंडली में पता लगा कि उनकी उम्र बहुत छोटी है, बहुत अल्प आयु जिएंगे, बट उसमें वो सब कुछ कर जाएंगे जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। 15 साल की उम्र में उनको एक शोब्रिज कार्ड सिनॉप्सिस उसकी कॉपी मिल जाती है। शोब्रिज कार्ड सिनॉप्सिस नाम का एक दस्तावेज होता है जो उनको 15 साल में मिल जाता है। वहां से उनकी एक जिज्ञासा, एक गणित सीखने की जिज्ञासा शुरुआत होती है। वहां से वो सीखना स्टार्ट करते हैं गणित है क्या। गणित में उनकी रुचि बढ़ती है। मंदिरों में, मंदिर के फर्श पे इधर उधर लिखना। 15 साल की उम्र में उनको कॉपी ऑफ शोब्रिज कार्ड सिनॉप्सिस मिल जाता है, जो उनकी इंस्पिरेशन का कारण होता है मैथमेटिक्स सीखने का। उससे कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं और उनकी सारी, उसमें जितनी भी मैथमेटिक्स की थ्योरम्स होती हैं या उसमें जो रिसर्च वर्क होता है वो उसको पढ़ डालते हैं और उसके बेस्ड होके, उससे इंस्पायर्ड होके वो अपनी खुद का रिसर्च वर्क स्टार्ट कर देते हैं। 1903 में उनको स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से, क्योंकि उन्होंने अपने कॉलेज में टॉप किया होता है। तो इस बेसिस पे उनको 1903 में स्कॉलरशिप मिलती है, बट 1904 में ही वो वापस छूट जाती है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स पे इतना ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि बाकी सब सब्जेक्टों में फेल हो जाते हैं, और फेल होने पे कोई स्कॉलरशिप तो मिलती नहीं। एनीवेज 10वीं तक ही पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो पाती है। आगे वो पढ़ नहीं पाते, पढ़ते हैं तो पास नहीं हो पाते, सारे सब्जेक्टों में पास नहीं हो पाते, और 5 साल उनका बहुत गरीबी में जाता है। और गरीबी में जाने के बाद, बहुत कठिनाई से जाने के बाद, बट वो कहीं ना कहीं इस गरीबी के दौरान भी अपना रिसर्च वर्क नहीं छोड़ते, किसी भी कारण पे रिसर्च वर्क नहीं छोड़ते। मद्रास में 1909 में उनकी शादी हो जाती है। 1909 में शादी हो जाती है तो घर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वाइफ का बोझ बढ़ जाता है, काम, परिवार का बोझ बढ़ जाता है। 1909 में वो काम की तलाश में मद्रास जाते हैं। तो एक बहुत बड़े एक विद्वान होते हैं, कलेक्टर होते हैं, वो उनको मदद करते हैं उनको जॉब दिलाने में, और 25 रुपए की पगार में उनको मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में,
मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में उनको क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। उसी मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में 25 रुपए की नौकरी में वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। काम बहुत लिमिटेड होता है वहां पे, 8 घंटे का जॉब होता है, 2 घंटे में वो अपना काम निपटा लेते हैं, बाकी 6 घंटे रिसर्च वर्क करते हैं। पूरी रात जगते हैं और अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू रखते हैं। कंटिन्यू करते करते रात भर जगते हैं, सुबह थोड़ा सा सोते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं अपने ऑफिस में, फिर 2-3 घंटे में पोर्ट ट्रस्ट का काम कंप्लीट करके फिर वापस रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं। इस तरह से रात दिन काम करके वो 4000 थ्योरम्स लिख लेते हैं। 2 बुक्स पूरी कंप्लीट 2 कॉपीज को तैयार कर लेते हैं। यहां आके कहीं ना कहीं उनके काम में रुकावट आती है। वो एक ऐसी स्टेज तक पहुंच जाते हैं मैथमेटिक्स के कि फर्दर उनको एक और गणितज्ञ की हेल्प की जरूरत होती है, एक यूनिवर्सिटी की जरूरत होती है, एक स्कॉलर की जरूरत होती है, जहां वो उसको फर्दर अपने रिसर्च वर्क को ले जा सके। वहां उनको यहां से कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि वो 10वीं पास ही होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। वो लेटर लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ लंदन, वो लिखते हैं ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन में अपना लेटर लिखते हैं कि मेरे को मदद की जाए। वो अपना थीसिस भी, पेपर्स भी वहां भेजते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं होता। वो कहते हैं कि आपकी जो गणितज्ञ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पढ़ाई की, एकेडमिक्स की, जो 10वीं पास हो आप, तो हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। कम से कम आप ग्रेजुएट तो होते तो हम थोड़ा एंटरटेन करते। कोई बात नहीं, वो घबराते नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में वो अपना फिर से थीसिस का एक सैंपल भेजते हैं। यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज तो बिल्कुल ही उनको एंटरटेन नहीं करती और उनको वापस उनका थीसिस को भेज देती है। वो फिर भी नहीं घबराते, फिर भी अपना काम जारी रखते हैं। 1911 में फर्स्ट पेपर उनका जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी, फर्स्ट पेपर जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में उनका पब्लिश होता है। 1913 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन गॉटफ्रेड एच हार्डी बहुत सिंसियर आदमी थे मैथमेटिक्स के, उससे वो कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं। उनको एक थीसिस का एक सैंपल भेजते हैं। एच हार्डी जो होते हैं वो अपने दोस्त को ये दिखाते हैं कि यार ये थीसिस अपनी इंडिया से आई है किसी मैथमेटिशियन की। वो उनको काफी इंस्पायर करता है उन दोनों को। वो दोनों उसको हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प मदद करते हैं। उनको ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से स्कॉलरशिप दिलाते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से भी स्कॉलरशिप दिलाते हैं। 1914 में वो इंग्लैंड बुलाते हैं, उसको फाइनेंशियली हेल्प मदद करते हैं और इंग्लैंड बुलाते हैं। और हार्डी उनको कई जगह मदद करते हैं, उनके पेपर पब्लिश वगैरह करने में उनको हेल्प करते हैं। समय बहुत ही विपरीत था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, कोई भी चीज मदद नहीं करती, हर चीज उनके नेगेटिव भी हो रही होती है। बट वेजिटेरियन अलग से होते हैं, ये सब चीजें वो झेल रहे होते हैं। खाना पूरा मिलता नहीं है, खाना वो नॉन वेजिटेरियन खाते नहीं है। एक पूरे पक्के ब्राह्मण जो किसी तरह से परिवार के अगेंस्ट अपनी चोटी कटवा के आए थे। समुद्र को पार करना भी अच्छा नहीं माना जाता था, वो कहीं ना कहीं फिर भी वो ये सब पार करके 1914 में किसी तरह से इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और अपना रिसर्च वर्क जारी करते हैं। एच हार्डी उनकी मदद, हार्डी जो मैथमेटिशियन है उनकी बहुत मदद करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। वो जानते हैं कि ये ईश्वर का दिया हुआ कोई एक विशेष आत्मा है जो कहीं ना कहीं हमको मिली है, हमें इसके सारे रिसर्च वर्क को ऐसे पब्लिश करना चाहिए जो दुनिया को पता लगे। फर्स्ट पेपर जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में उनका पब्लिश होता है। वहां से मैथमेटिक्स के रिसर्च वर्क की कहानी स्टार्ट होती है। 1914 में हार्डी की मदद से वो अपना काम रखते हैं। इंग्लिश में उनके यूरोपियन जर्नल में उनके पेपर पब्लिश होने जाते हैं। 1918 में एक फिर माइलस्टोन मिलता है उनको, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उनका नाम इंक्लूड हो जाता है, घोषित हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। बट इसी दौरान 1917 में एक गरीबी की बीमारी जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है वो उनके लग जाती है। डॉक्टर्स उनका चेकअप करते हैं, पता लगाते हैं इसके तो ट्यूबरकुलोसिस हो गई और उनको राय दी जाती है कि भाई वो वापस का अगर अपने देश इंडिया में अगर लौट जाएंगे तो कुछ ठीक हो सकती है। कोई बात नहीं, वो वापस से अपने देश इंडिया वापस आ जाते हैं। 1920 में वो बिस्तर पे जब हॉस्पिटल में होते हैं और मरणासन अवस्था में होते हैं तब भी वो अपने पेपर लिखते रहते हैं, बेड पे लेटे लेटे भी लिखते रहते हैं। इस तरह से उन्होंने 2 बुक्स ऑलमोस्ट भर दी थी और कुछ स्टे पेपर्स भी उन्होंने
भर दिए थे जो वो अपने पास रखे हुए थे उनके पास। अब ऐसे आदमी को छोड़ के जब उसको पता लगता है हार्डी को कि भाई वो मरणासन अवस्था में है, तो वो वहां से इंग्लैंड से चल के आते हैं, थ्योरीज को कंप्लीट करने जा रहे होते हैं। अब ऐसे में ये डॉक्टर हार्डी उनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसी आत्मा जिसको ईश्वर ने भेजा है उसको कैसे छोड़ सकते हैं? वो इंग्लैंड से आते हैं उनसे मिलने के लिए लास्ट में कि भाई इससे मिल तो ले, मारने वाला हो रहा है, मिल लेते हैं। जब वो मिलने आते हैं तो उनका टैक्सी का नंबर होता है 1729। तो हार्डी को ऐसा लगता है कि यार बहुत अनलकी नंबर है, कुछ गलत होने वाला है। जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो कहते हैं यार मैं बड़े एक अनलकी नंबर वाली टैक्सी में बैठ गया हूं, 1729, कुछ गलत होने वाला। तो रामानुजन बोलते हैं 1729 तो बहुत बढ़िया नंबर है, और कहीं ना कहीं हार्डीज नंबर का इस पर्टिकुलर नंबर को हार्डीज नंबर नाम से विख्यात होता है, क्योंकि वो एक स्पेशल नंबर होता है। इसका जिक्र पूरा एक एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे हार्डीज नंबर के बारे में तो पूरा जिक्र है। एनीवेज आगे चलते हैं। 1920 में उनका अल्टीमेटली देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उनकी ट्यूबरकुलोसिस से नहीं होती बट हेपेटाइटिक एमीबाइसिस से होती है। मृत्यु होने के बाद भी अभी भी उनकी कई बातें याद आती हैं। जिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उनको ठुकराया था, जिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उनके पेपर्स को स्वीकार नहीं किया था और वापस लौटा दिया था, वही उनको ग्रेजुएशन की उपाधि भी देती है। 3 साल में जन्मे 3 साल के इस बच्चे के जो बोलना भी सीखता 3 साल तक, बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है कि भाई ये 3 साल तक बोलना भी सीखा, वही बच्चा आगे जाके अजीबोगरीब प्रश्न पूछता है अपने टीचर से। टीचर्स अपने बाल पकड़ लेते हैं, अपना सिर पकड़ लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न है, बट उनके सरल रवैये के कारण, उनके बहुत लुभावने रवैये के कारण वो उनसे प्यार भी करते हैं और इन सब बातों को बहुत देर तक उनसे नाराज नहीं होते और भूल जाते हैं। उन पे बेस्ड एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था द मैन हु नोज इन्फिनिटी, हॉलीवुड की एक बहुत प्रचलित मूवी है। तो इस गणितज्ञ को हम श्रद्धांजलि देते हैं, और हमारे आज की पीढ़ी को यह भूलना नहीं चाहिए कि विपरीत अवस्था में भी, विपरीत समय में भी, कुछ पैसा ना होने के, पूरी पढ़ाई ना होने के कारण भी कोई चीज रोक नहीं सकती। अगर हमारा दृढ़ निश्चय है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये बात हमारी नई पीढ़ी को सीखना चाहिए और रामानुज से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी बात से मैं विदा लेता हूं और फिर उपस्थित होऊंगा आपकी एक नई स्टोरी के साथ, जो कहीं ना कहीं हमारा एक हीरो होगा, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक, टेक केयर।